हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, तो उसमें हम आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 हम देख चुके हैं, आज पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हमने क्या पढ़ लिया था इससे पहले। तो देखो हमने राज्यों का पुनर्गठन पढ़ लिया था 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। और उसके बाद राज्य कौन कौन से टाइमलाइन पे हमने देख लिया कि कैसे कैसे राज्य बनते चले गए थे। वहाँ तक हमने वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब उसके बाद बात आई कि देखो हमें अपने अर्थव्यवस्था को चलाएं कैसे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी एक समस्या ये थी कि चलो नीतियाँ तो बना देंगे, फिर नीतियों को लेके कौन चलेगा, ये समस्या थी। ठीक है, और नीति बनाए तो कौन बनाए, सरकार तो है कि पॉलिसीज ला देगी, उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन कौन देखेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या करना है, इन सब चीज़ों पे विचार कौन करे। तो उसके लिए उन्होंने एक प्लान लाया जिसको हम क्या बोलते हैं, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग उसका शुरू में नाम था, इसलिए मैंने पहले से रखा, थोड़ा टाइम हमारा बच जाए। योजना आयोग उसका शुरू में नाम था, जिसका बाद में नाम चेंज करके क्या किया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। तो ये एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में आ चुका है, 2015 में आया था, 2015 वाले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो योजना आयोग का नाम कर दिया गया नीति आयोग चेंज करके। तो ये एक आयोग बनाया इन्होंने 15 मार्च 1950 को, इसलिए बनाया कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, किस में ग्रोथ करना है, किस सेक्टर में हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये सारे क्या करेगा, आज के टाइम में काम करेगा। आज के टाइम में नीति आयोग को हम क्या बोलते हैं, थिंक टैंक बोलते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, थिंक टैंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए नीति आयोग को हम क्या बोलते हैं, थिंक टैंक बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो। अगर हम बात करें, अगर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो देखो यूएसए क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। पूंजीवादी मतलब सिंपल सा होता है, पूंजीवादी का सिंपल सा मतलब ये हो जाता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगा। मतलब गवर्नमेंट बहुत ही कम इंटरफेयर करेगी बिजनेस में, चीज़ों में, जो भी आप सामाजिक कार्य होते हैं उसमें गवर्नमेंट का कम इंटरफेयर होगा, प्राइवेट सेक्टर्स क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये था क्या, पूंजीवादी। ठीक है, अब ये थे पूंजीवादी। उसके आगे बात करें तो रसिया, जिसको यूएसएसआर बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, यूएसएसआर बोलते थे, रसिया, मैं आप रसिया लिख देता हूँ, आप यूएसएसआर में कंफ्यूज हो जाएंगे, रसिया। ठीक है, अगर मैं रसिया की बात करूँ, रसिया क्या था दोस्तों, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है कि ये चाहते थे कि लोगों में क्या हो, समानता हो। ठीक है, ये चाहते थे क्या कि लोगों में क्या हो, समानता हो, मतलब एक दूसरे को लोग माने। ठीक है, एक दूसरे को मतलब समान माने, या तो फिर इसमें एक सिंपल अगर मैं परिभाषा कहूँ तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होगा कि सरकार का स्वामित्व ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेट के सेक्टर में मतलब इसमें है कि सरकार का क्या होगा, हस्तक्षेप ज़्यादा होगा। ठीक है, कानून वगैरह ज़्यादा होंगे, कोई भी आप सेक्टर बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे उसमें क्या करेगा, सरकार का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये 2 तरह की अर्थव्यवस्थाएं थी। अब अगर देखो, अगर हम कोई एक अपनाते तो इसका मतलब था कि ये दोनों शक्तियाँ थी उस टाइम पे सबसे बड़ी। अगर हम समाजवादी अपनाते तो हम मानते कि किसके साथ है, रसिया के साथ है। पूंजीवादी अपनाते तो हमें लगता है कि हम यूएसए के साथ है, फिर ये हमारे साथ नहीं देता। हमने क्या सोचा कि हम कुछ अलग सोचते हैं। हमने सोचा, अब हम जानते हैं कि हम लोग इंडियन लोग कुछ अलग ही सोचते हैं, हमने इन दोनों का मिक्स करके एक अर्थव्यवस्था निकाल दी, क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है तो आप कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब सरकार का भी इस पर कंट्रोल रहा, प्राइवेटाइजेशन को भी हमने बढ़ावा दिया। बट ये आप देखोगे तो शुरू में समाजवाद की तरफ हमको ज़्यादा झुके थे। समय के साथ साथ जब यूएसएसआर का विघटन होता है 1991-92 में, तो हम उदारीकरण करते हैं। उदारीकरण का मतलब यह है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देते हैं भारत में आने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इंडस्ट्री वगैरह धीरे धीरे ग्रोथ करने लगती है और हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू कर देती है और हम आगे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था पूछी जाए तो कैसी है, मिश्रित है। तो ये आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलिएगा हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, इसको सोशलिस्ट बोलते हैं। तो आपकी इकोनॉमी कैसी है, देखो 3 तरह की इकोनॉमी होती है आज के टाइम पे। पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर इंग्लिश का भी टर्म बताया करिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये, अभी देखो योजना आयोग आ गई। योजना आयोग ने फिर क्या किया, सोचा 5 वर्ष का हम प्लान बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, 5 ईयर प्लान। तो उन्होंने कहा कि हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे, हर 5 साल पे हम अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कि रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो भी आगे करना होगा हम उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो पहली 5 ईयर प्लान आती है, देखो आपको 1950 को हमारा संविधान बना, तो पहली 5 ईयर प्लान आती है 19, मतलब ये देखो मार्च से चलता है, अप्रैल से चलता है, अप्रैल से मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमने कब पढ़ते हैं, मार्च से चालू होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है, मार्च में खत्म होता है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 को क्या हुआ, हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर प्लान चालू हुआ। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई।
5 ईयर प्लान, पहली 5 ईयर प्लान आपकी चालू हुई 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को और 1956 में खत्म हुई थी 31 मार्च को। इसको हम बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। अब इसमें क्या करा गया था, इसमें कृषि पे हमने ज़्यादा फोकस किया था। तो ये याद रखिएगा, इसमें हमने किस पे फोकस किया था, कृषि पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। आपके ये ध्यान रखना है, कृषि, बांध और सिंचाई। और इसके तहत हमने क्या किया था, भाखड़ा नागल बांध डैम का आपने नाम सुना होगा, हीराकुंड बांध, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ किसमें की थी, इस वाले पहले वाले योजना में हमने किया था। ठीक है, तो आप याद रखिए कि भाखड़ा नागल बांध हमारे इसी टाइम से आया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड भी आया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ये भी हमारी हिस्ट्री में आया था। 3 ये हमने डैम खोले थे, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं पहली इसमें कही गई थी। सबसे हमारा जो फोकस मेनली था कृषि पे था। तो आपको अगर पूछा जाएगा तो पहला हमारी जो योजना थी किस पे आधारित थी, तो आप याद रखिएगा यहाँ से कृषि पर, ठीक है। दूसरी योजना की बात करें जो कि 1 अप्रैल 1956 से 1961 तक रहा। अच्छा, पहले वाले में एक चीज़ और है, जो हमारा ग्रोथ रेट रखा गया था 2.1 के आसपास रखा गया था। हमने ग्रोथ रेट जो देखो 2.1 ग्रोथ रेट रखा गया था और हमने टारगेट अचीव कितना किया था 3.6। तो ये योजना सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। जो हमारी ग्रोथ रेट जीडीपी की रखी गई थी 2.1%, लेकिन हमने ग्रोथ रेट पाया था 3.6 का। तो ये याद रखिए कि हमारी जीडीपी जो ग्रोथ की थी वो क्या की थी, 2.1 हमने रखा था, लेकिन की थी 3.6 का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना देखो उद्योगों पर आधारित थी, तो आपको याद रखिएगा उद्योगों पर आधारित थी। प्लस इसको हम बोलते हैं महालबनीस मॉडल। तो आप याद रखिए महालबनीस मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, इंडस्ट्री वगैरह बैठाने, मतलब भिलाई आपको इस्पात सुना होगा, राउरकेला, दुर्गापुर जितने भी ये थे, ये हमने इस टाइम पीरियड में क्या किया, इस टाइम पे इस्पात हमने स्थापित किए थे, ठीक है। रसिया की मदद से हमने किया था ये चीज़, ठीक है। तो ये जो भिलाई, राउरकेला, ये सारे पढ़ते हैं आप, ये क्या था, दूसरी योजना के तहत किया गया था। तो दूसरा जो परियोजना थी हमारी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पे आधारित थी, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसका तीसरी पंचवर्षीय, अच्छा इसका टारगेट देख लेते हैं। ये टारगेट देखो हमने रखा था इसको दोस्तों 4.5 के आसपास, और हमने इसको पाया था 4.27। इसका हमने टारगेट रखा था 4.5 जो हमारी ग्रोथ रेट होगी, लेकिन इसमें अचीव कितना कर पाए थे 4.27। तो ये लगभग माना जाता है कि लगभग मतलब पहुंचने वाले थे, तो लगभग सक्सेसफुली कही जाएगी इसको, ठीक है। उसके बाद बात करें देखो तीसरी योजना की, तो देखो तीसरी योजना में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमने इसमें दूसरी बार से हमने क्या कहा था, सेकेंड टाइम भी हमने कृषि पे भी इसमें भी फोकस किया। हमने इसमें थर्ड टाइम में भी हमने कृषि को सेंटर में रखा, और कृषि और गेहूं की खेती पे हमने क्या किया था, इसमें बल दिया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रही थी, जो इसका हमने टारगेट रखा था, टारगेट याद रखिएगा 5.5 से रखा था, लेकिन 2.84 ही हो पाया। हमने ग्रोथ रेट रखा था 5.6, लेकिन हमारा 2.84 के आसपास हमने ग्रोथ रेट लिया था। अब देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि आप ये बैठ के रखने लग जाओ, मैं आपको एक जैसे बस थोड़ा सा बताते चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता रहे। जो सक्सेसफुल है बस आप वो याद रखिएगा, जैसे 2.1 से हमने 3.6 पहली पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही थी। तो अनसक्सेसफुल ज़्यादा है, सक्सेसफुल कम है, तो आपको कम याद रखना पड़ेगा, तो वो पढ़िएगा। अब देखो इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। पहला 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन ने क्या किया, पीछे से छुरा भोंक दिया, ठीक है, पीछे से छुरा भोंक दिया था, ठीक है। कहते थे हिंदी चीनी भाई हम झगड़ा नहीं करेंगे, यही बोलते थे जितने चाइना के लोग थे, सारे यही बोलते थे कि हम हिंदी चीनी भाई हैं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, यही चीज़ बोलते थे वो। लेकिन किया गया उन्होंने, अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर भी कब्जा कर रखा है उन्होंने, उसके लिए भी डिस्प्यूट, कहते हैं कि तिब्बत का भाग है। उसके बाद बात करते जो इंडिया का जो शेर की तरफ पूरा ऊपर का मुँह निकलता है, इसके इस साइड का देखोगे तो इस साइड में जो सैचिन वाला एरिया उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। आज भी वो डिस्प्यूटेड है, आज भी उनके कब्जे में ही है, ठीक है। भले ही हम इंडिया के मैप में सारी चीज़ें दिखाते हैं, बट आज भी उनके वो कब्जे में है, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ उस टाइम पे। उसके बाद पाकिस्तान से हमारा 55-56 में युद्ध हो गया। फिर क्या हुआ, 1966 में सूखा पड़ गया। अब हमने देखो 3 चीज़ें हमारे साथ हो गई, इसलिए हमारा क्या हुआ, ग्रोथ रेट जो हमने रखा था वो अचीव नहीं कर पाए, और ये सबसे हमारे लिए ये हमारी योजना सबसे लिए हमारे लिए बहुत ही घातक हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, 66 से 69 तक योजना अवकाश आता है। अब क्या हुआ, 1966 से लेके 1969 तक हमने पंचवर्षीय योजना लाई ही नहीं, हम 1-1 साल की योजना लाने लगे। क्यों? क्योंकि देखो चाइना से युद्ध हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, सूखा पड़ गया, तो हमने क्या किया, 66 से लेकर 69 तक 1-1 साल पे योजना लाने लगे, मतलब 1-1 साल की योजना लाएं। इसको हम योजना अवकाश बोलते हैं। तो पहली योजना अवकाश कब थी, तो याद रखिएगा, इसको हम योजना अवकाश बोलते हैं, ठीक है।
इसको योजना अवकाश बोलते हैं। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि 1966 से लेके 1969 तक योजना अवकाश था। उसके बाद चौथी योजना की बात करें तो देखो हमने इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया था और 69 से 74 था। ठीक है, तो यहीं पे मैं नीचे इसको हटा के लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखो चौथी बात करें तो चौथी योजना की बात करें फोर्थ की। ठीक है, मैं फोर्थ ही लिखता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे जिससे टाइम बचेगा हमारा। फोर्थ योजना की बात करें तो ये दोस्तों आपका था 1969 से लेकर 74 तक। इसमें हमने आत्मनिर्भरता पे बल दिया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमने आत्मनिर्भर बनाने पे बल दिया था, आत्मनिर्भरता। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंसी पे हमने इस पे बल दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। देखो इस पर भी हमारा जो कृषि की जो वृद्धि दर थी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा थी। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि कौन से 5 ईयर प्लान में कृषि में सबसे सर्वाधिक वृद्धि दर थी। तो ये याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि वृद्धि दर इसमें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा थी। कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थे 5 ईयर प्लान में इस साल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि पूछ लिया जाता है कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस 5 ईयर प्लान में थी। तो ये टाइम था आपका 69 से 74। ठीक है, इन तीनों में देखो प्रधानमंत्री हमारे कौन थे। इन तीनों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू थे, इस टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू थे, इस टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात करें नीति आयोग का, देखो हेड कौन होता है, हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखिएगा CEO अलग होते हैं। ठीक है, अमिताभ कांत है, यह भी याद रखिएगा, अमिताभ कांत इसका CEO है। उसके बाद इसका जो हेड होता है, आप ये जो योजना आयोग होता है तो PM होता है इसका हेड। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, मेरे को याद है अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे देखो पहली, दूसरी, तीसरी इसमें क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना है। उसके चौथे में कौन आता है, इंदिरा गांधी आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसी टाइम पे क्या हुआ 1960 में, 1969 में, 15 अगस्त 1969 में क्या होता है, हम एक तो 14 देखो इसमें बहुत सारे काम करती हैं इंदिरा गांधी। एक और काम करती हैं, एक तो कृषि वृद्धि दर इसमें सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा एक काम एक और करती हैं, इसरो की स्थापना कर देती हैं। इसरो की स्थापना करती है 15 अगस्त आपका 1969 को इसरो की स्थापना होती है। प्लस जो 14 बैंक होते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सबका राष्ट्रीयकरण कर देती है। तो 14 बैंकों का क्या करती हैं, राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण कर देती है बैंकों का। ठीक है, 14 बैंकों का क्या करती है, राष्ट्रीयकरण कर देती है। जो 4th 5 ईयर प्लान होता है, तो 4th 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो एक तो पहला इसमें हमने ये किया कि आत्मनिर्भरता में बल देने की बात कही। दूसरा ये हमने किया कि कृषि वृद्धि दर इसमें सबसे ज़्यादा थी। तीसरा हमने काम ये किया कि इसरो की स्थापना कर दी। चौथा हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंकों का हमने क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना, 14 बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो पहली बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, कौन से प्लान में किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो 5वीं 5 ईयर प्लान की हम बातें कर लेते हैं। 5वीं जो 5 ईयर प्लान हुई कब से हुई। ठीक है, तो उसको भी करके देख लेते हैं। नीति आयोग के बारे में देखिए आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि नीति आयोग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं दोस्तों। हर साल लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं आपकी 5वीं, 4 तो हमने पढ़ लिया ना। उसको चौथी की हमने एक चीज़ नहीं बताई आपको। चौथी में जो हमने टारगेट रखा था वो रखा था दोस्तों 5.3 का, लेकिन हमें मिला था 3.3। तो ये योजना बहुत सक्सेसफुल तो नहीं रही, लेकिन हमने काम उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया किए थे हमने। उसके देखो 5वीं की बात करें। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, मैं PV लिख रहा हूँ 5th। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो थी। अब 5th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका जो स्लोगन था वो गरीबी हटाओ। अब हमने क्या कहा, हमने कहा गरीबी हटाएंगे हम। तो इसका जो प्लान था गरीबी हटाओ। ठीक है, अब टर्म्स की बात करें किस टाइम पीरियड पे था, तो ये 1974 से लेके 1978 तक था। ठीक है, 4 साल ही रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गरीबी हटाओ। फिर इसमें इसी टाइम पे क्या था, रोलिंग प्लान आया था पिछड़े देशों के लिए। ये भी आप याद रखिए, रोलिंग प्लान किस टाइम पे आया था, तो 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था। तो आप ये भी याद रखिए, रोलिंग प्लान किसके टाइम पे आया था। रोलिंग प्लान दोस्तों एक्चुअली पिछड़े देशों के लिए था। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिए, बस इतना याद रखिए, बाकी उसमें ज़्यादा आपको क्या करना है, समझने की जरूरत नहीं है। और इसकी देखो 1978 में एक रोलिंग प्लान किसने एक्सेप्ट किया ये पूछा जाता है। तो ये देखो 4 साल तक ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, सरकार बदल जाती है 1978 में। तो 1978 में मोरारजी देसाई आते हैं। तो मोरारजी देसाई क्या करते हैं, रोलिंग प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि किसने क्या किया था। जनता पार्टी उसमें नाम हुआ करता था। तो जनता पार्टी ने क्या किया था, रोलिंग प्लान को एक्सेप्ट किया था। ये 4 साल तक ये क्या रहता है, इनका ये टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें कि कब से कब तक मतलब इनका टारगेट क्या था, तो इनका टारगेट जो था 4.4 था।
जीडीपी का 4.4 था, उन्होंने 4.5 अचीव किया था। तो ये प्लान भी सक्सेसफुल रहा था। तो गरीबी हटाओ में हमने बहुत ज़्यादा क्या कहते अचीवमेंट प्राप्त किए थे। उसके साथ हमने नाबार्ड की स्थापना इसी टाइम पीरियड की थी। तो आप ये भी याद रखिएगा, नाबार्ड की हमने स्थापना भी इसी टाइम पीरियड पर की थी। इसका दूसरा योजना अवकाश हो जाता है, कब से कब तक रहता है, 1978 से लेके आपका 1980 के आसपास तक। ठीक है, ये सेकेंड योजना अवकाश होता है। पहले हमने आप बता दिया, ठीक है, 66 से लेके 69 तक बताया था, और ये सेकेंड टाइम हो जाता है। सेकेंड योजना अवकाश इसको बोलते हैं। एक साल की क्या होती है, योजनाएं आती हैं। ठीक है, तो देखो 80 तक हमने पढ़ लिया। अब 80 के बाद आगे बढ़े अगर हम, तो छठी आती है 80 से 85। ठीक है, तो मैं एक बार सारे लिख ही देता हूँ, जिससे कि आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा पता रहेगा ना। तो देखो यहाँ पे हमने 5th कर लिया। अब मैं 6 की बात करता हूँ। 6 के अगर मैं लिखूँ तो 1980 से लेके 1985 तक रहता है। 7th की बात करें तो आपका 1985 से लेके 90 तक रहता है। उसके बाद फिर यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो 2 साल का फिर से गैप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गैप बना दे रहा हूँ। फिर 8th लिखते हैं, 1992 से 97 तक रहता है। फिर 9th 5 ईयर प्लान आती है, 1997 से लेके 2002 तक रहता है। फिर 10th 5 ईयर प्लान आता है, 2002 से लेके 2007 तक। ठीक है, 2 ऊपर हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, मैं सारे एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका 11th 5 ईयर प्लान आता है 2007 से लेके 2012 तक। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान आता है आपका 2012 से लेके 2017 तक। उसके बाद से 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया जाता है। अब देखो जो ग्रोथ रेट की टारगेट ली गई थी, इसमें देखो 5.6 में बात कर रहा हूँ, 5.2 ली गई थी, 5.7 हमने अचीव किया था। 7th की बात करें तो देखो 5 लिया गया था हमने, 6 इसमें अचीव किया था, तो ये सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, ये भी सक्सेसफुल रही थी। तो आप याद रखिए, राजीव गांधी का टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है, 8वीं की बात करें तो 8वीं में देखो हमने 5.6 लिया था और हमने 6.8 इसमें अचीव किया था। 9वीं की बात करें तो 9वीं में जो हमने टारगेट लिया था दोस्तों, ये 6.5 लिया था, हमने 5.5 अचीव किया था। उसके बाद 10वीं की बात करें, 10वीं में हमने जो लिया था 8 लिया था, लेकिन हमने 7.7 के आसपास अचीव किया था। बट माना जाता है कि थोड़ा बड़ा सक्सेसफुल के आसपास ही रहे थे। उसके बाद 11वीं की बात करें तो हमने 9 लिया था और 7.5 हमने अचीव किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखो 5 तक तो हमने पढ़ लिया। अब छठी की बात करें तो छठी 5 ईयर प्लान किस पे क्या थी, केंद्रित थी। तो हम ये एक बार देख लेते हैं। छठी 5 ईयर प्लान दोस्तों गरीबी निवारण पे ये भी था। ठीक है, और आधुनिकीकरण की बात कही गई। इस टाइम पीरियड पे कहा क्या आ गया कि हमें आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे कहा गया कि हमें क्या करना, आधुनिकता को हमने अपनाना है। तो आधुनिकीकरण की बात की गई इस समय। और इसके बाद गरीबी हटाने का नारा इस टाइम पीरियड पे भी दिया गया। देखो गरीबी हटाओ इसके पहले भी दिया गया और गरीबी हटाओ इस टाइम पीरियड पे भी दिया गया। दोनों टाइम पे गरीबी हटाओ की बात कही गई इस छठवें 5 ईयर प्लान में। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ, 7वें जो 5 ईयर प्लान आया इसमें रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य की बातें कही गई। तो इस जो 7th आया उसमें रोजगार की बातें कही गई, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें कही गई। देखो कौन कौन से 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला 5 ईयर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान, तीसरा 5 ईयर प्लान और चौथा 5 ईयर प्लान। ये चारों आप अगर याद है तो मान के चलिए कि आपका लगभग सारा काम हो जाएगा। या अगर इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं याद है, आप नहीं पढ़ते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरू के चार जो है 5 ईयर प्लान आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेजर चेंजेस जो हुए थे उन शुरू के 4 5 ईयर प्लान में हुए थे। ठीक है, क्योंकि पहली योजना अवकाश तीसरे के बाद आ गई थी। तो इसलिए कहता हूँ कि ये आपको देखो इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखिए चारों। अगर ये चारों याद रखिए प्लस आखिरी याद रखिए। बाकी अगर बीच का आपको याद नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हो, काम अपना निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो आपको पता है कि हम फिर हम एक क्या करते हैं, फॉरेन रिजर्व जो हमारे पास एफडीआई था। ठीक है, फॉरेन रिजर्व जो हमारे पास बोलते हैं, विदेशी मुद्रा कोष जो था हमारे पास बहुत ही खाली हो जाता है। मतलब 1 हफ्ते का ही मुद्रा कोष बचता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम फिर उदारीकरण करते हैं। तो 1991 और 1992 में हम 1-1 साल का योजना लाते हैं, जिसको हम योजना से तीसरी योजना अवकाश हो जाती है। देखो पहला यहाँ था, हमने पढ़ा था 66 से लेकर 69 तक, 69 तक। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा यहाँ पे था, तीसरा यहाँ पे होता है। ये 3 योजना अवकाशें होती हैं जो 1-1 साल पे होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें। उसके बाद हम 92 से लेकर 97 तक आते हैं। तो 92 से लेकर 97 की बात करें तो इसमें भी हमने रोजगार,
ठीक है, यही चीज़ें बातें की, रोजगार की बातें कहीं, स्वास्थ्य की बातें कहीं, शिक्षा की बातें कहीं, ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात की। और फिर प्लस हमने उदारीकरण किया, आपको पता है कि 91 में तो हमने क्या बात करते हैं, LPG, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ये इनकी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इस टाइम पे की गई थी, तो आप ये भी अब पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये इसी टाइम पे की गई थी, ठीक है, रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी इसी टाइम पे चालू की गई। तो आपको एक याद रखना है, आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सक्सेसफुल भी रही थी। तो हमने क्या किया था कि इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात की थी, प्लस LPG को हमने अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण को हमने अपनाया था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। इससे पहले क्या था, हम समाजवाद की तरफ झुके थे। मैंने बताया समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में गवर्नमेंट अपना आधिपत्य ज़्यादा दिखाती है, प्राइवेट चीज़ों को कम एंट्री करने देती है। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कम एंट्री था। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट की एंट्री बढ़ा, मतलब प्राइवेटाइजेशन की मुहिम चलती है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों से अपना हाथ खींचती है, कहती है प्राइवेट एंटिटी इसमें इंटर कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान की। तो 9th 5 ईयर प्लान कुछ नहीं था, आप इतना बस याद रखिएगा कि इसमें मानव विकास पे बल दिया गया था। तो 9th 5 ईयर क्लास की बात करें तो इसमें मानव विकास, ये बहुत खास नहीं है कोई, ठीक है, ये 2-3 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी बस आप बस अगर याद रहे तो अच्छी बात है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको 5 ईयर प्लान कब से कब था ये बस पता होना चाहिए। फिर इसमें भी देखो क्या था, इसमें भी गरीबी हटाओ था, ठीक है, इसमें भी गरीबी हटाओ फिर से ले आए ये। दूसरा ये कहा था कि आय दोगुना करना है, आय दोगुने करने की बात कही गई थी, लोगों की आय दुगना करना है, ठीक है। तो इसमें आय दुगने करने की बात कही गई थी। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, ठीक है, ग्रोथ रेट मैंने बता दिया। अब देखो लास्ट के हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें क्या था कि देखो रैपिड ग्रोथ की बात कही गई थी, समावेशी विकास। जब 2007 से 12 के टाइम पीरियड था उसमें बात कहा गया था समावेशी विकास, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, समावेशी विकास किस टाइम पे कहा गया था, ठीक है। तो समावेशी विकास इस टाइम पीरियड पे कहा गया था, तो आप याद रखिएगा समावेशी विकास, रैपिड ग्रोथ, रैपिड डेवलपमेंट की बात कही गई इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ग्रोथ रेट हमने देखो 9.7 रखा था, 7.9 मिला था। उसके बाद अगर बात करें जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई उसमें यही सारी चीज़ें फिर से दोहराई गई, समावेशी विकास की बातें कही गई। इसमें क्या होगा कि हमने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को हमने बढ़ावा देने के लिए काम किया, तो इस सेक्टर में हमने एक एक्स्ट्रा काम किया, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बातें कही हमने। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा इसमें कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना आई हमने उसमें बैंकिंग ग्रोथ, बैंकिंग चीज़ों को बढ़ावा देने की बात कही। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी योजनाएं और भी लाई गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, आम आदमी बीमा योजना, तो ये सारी चीज़ें क्या लाई गई, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ याद रखना, और जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े थे तो एक चीज़ और था कि हम इसमें से किसी एक का तो साथ देना था, लेकिन हमने क्या किया था, हमने नाम की तरफ बढ़े थे, नाम NAM आपने पढ़ा होगा बहुत बार, नॉन अलाइनिंग मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्ष नीति बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो हम किसी के पास नहीं रहेंगे, ठीक है, किसी के पास नहीं जाए, मतलब नॉन अलाइनमेंट मतलब ना हम समाजवाद की तरफ है ना हम पूंजीवाद की तरफ है, तो हम क्या मिश्रित थे। तो हमने एक अलग से गुट बना के रखा है, आज भी ये काम करता है, ठीक है। उस समय लगभग 66 देश थे, आज भी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अभी एग्जैक्ट डाटा मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है। तो इसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी याद रखिएगा, भारत ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ये ई नाम वाला नहीं है, कृषि वाला नहीं है, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ठीक है, गुट निरपेक्ष नीति वाला है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखो ये पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो मैंने पढ़ाया है, मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाया कि वो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको ये याद रहता तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको टाइम लाइन याद रखिएगा कि कब कब ये होता है, इससे आपके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे देखो क्वेश्चन जो बनते हैं शुरू के 4 से ही बनते हैं नॉर्मली, और आपसे आखिरी पूछ लिया जाता है कि जो लास्ट 5 ईयर प्लान था कौन सा था, तो आप याद रखिए 12th था और 2012 से लेके अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका है 12-12, अब 12 में 5 जोड़ोगे 5 ईयर प्लान है तो 12-12 17 हो जाएगा। तो ये याद रखिए 12वां पंचवर्षीय योजना था, 2012 से स्टार्ट हुआ था, तो ये याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्लस 1 से लेकर 4 तक आपको पंचवर्षीय योजना याद रखना है। पहले 3 में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी आ जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो आपको इतना याद रखना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लास 6 तक की हिस्ट्री खत्म होती है, क्लास 8 तक की हिस्ट्री देखो, कहने के लिए तो क्लास 8 तक की हिस्ट्री हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम देखो क्लास 8 तक की हिस्ट्री हमने खत्म नहीं किया दोस्तों। हमने इसमें ख़त्म किया है लगभग जितनी सारी चीज़ें आती है ना, मतलब आपको 9, 10, 11, 12 में जो चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें भी मैंने कोशिश की कि इसमें देखो मैं आपको कवर करके आपको बताऊं, जिससे कि आपको आगे चल के समस्या ना हो। देखो होता क्या है कि अगर हम अभी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। अब देखो मैं क्लास 6 के एनसीईआरटी क्यों पढ़ने के लिए बोलता हूँ, जब क्लास 6 से 8 तक के एनसीईआरटी जब खत्म कर लेंगे ना, तो जो आपको बेस मजबूत होगा
वो बहुत ही सॉलिड होगा। आप कोचिंगों में जाएंगे, कोचिंगों में आपको कहेंगे कि एनसीईआरटी नहीं, हम जो पढ़ा रहे वही पढ़िए। अगर उनके पढ़ाने से सिलेक्शन होता तो आप सोचिए, आज के टाइम में दिल्ली की बात बता रहा हूँ, एक क्लास में 700 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, 1.5 लाख फीस दे के पढ़ते हैं। अगर एक बैच में 700 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बैच चला रहे हैं, तो आप देखिए 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन 7000 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था ना ये इसमें, बट कितने का होता है? शायद एक का भी हो जाए तो बड़ी मुश्किल होता है, एक कोचिंग से एक सिलेक्शन देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वही एक बड़ी चीज़ है, तो आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं ये नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, बट ये है कि मेरा ये मानना है कि आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप साथ मिस कर देंगे, आप शायद सिलेक्शन से एक साल पीछे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको क्या करेगा, एक बेसिक बेस बनाएगा जो आपको आगे बढ़ने में आपको मदद करता रहेगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, अदरवाइज बताता नहीं। ठीक है ना, तो आप समझिए चीज़ों को, मैं आपके भले के लिए दोस्तों कह रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको एनसीईआरटी मस्ट है। आप बिना एनसीईआरटी के अपने बेसिक फंडामेंटल आप मजबूत नहीं कर सकते हैं। जितने भी टॉपर हैं आप उनकी वीडियो देखिए, टॉपर भी आपको हमेशा ही कहते हैं कि क्या करिए आप हमेशा सबसे पहले एनसीईआरटी चालू करिए, एनसीईआरटी खत्म करिए, उसके बाद आपको जो करना करिए, कोई भी किताब पढ़िए। लेकिन अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, किताब आपको बोरिंग लगेगी, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। आप लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लीजिए, आप लक्ष्मीकांत पेज 4 तक जाते जाते ना आप बोर हो जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में उतना ही मजा आएगा पॉलिटी की, जितना कि आपने एनसीईआरटी मन से पढ़ा था। तो ये कि जो आपकी जिज्ञासा है वो सारा आप एनसीईआरटी डेवलप कर देगा। उसके साथ साथ आप किताब कोई भी उठा के पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इसी के साथ बस यही तक रोकते हैं वीडियो को। तो देखो, एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, पढ़ाई के लिए ना खुश रहा करिए। अगर आप खुश रहेंगे, लोगों में प्यार बांटते रहिए। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जैसे मतलब देखो, मेरा ये मानना है कि फैमिली से डेली बात किया करो, कोशिश किया करो कि कम से कम डेली से बात किया। दूर रह रहे हो तो आप डेली फैमिली से बात किया करिए। समस्या है तो अपने दोस्तों के बजाय अपनी फैमिली से बात करिए, शायद आपको ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि फैमिली ऐसी है कि जो आपको लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा वही सपोर्ट करती है। बाकी दोस्त यार सब बदल जाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और DK साइंस अकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।